नमस्कार। मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए प्रथम प्रतिश्रुति का 34वां अध्याय। प्रथम प्रतिश्रुति के सारे अध्याय आपको हमारी प्लेलिस्ट से मिल जाएंगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इसके साथ ही साथ आज से हम जो शुरू कर रहे हैं, जो भी स्टूडेंट्स कॉमर्स क्लासेस और साइंस क्लासेस की कोचिंग्स लेना चाहते हैं, ऑनलाइन लेना चाहते हैं, उनके लिए बहुत ही कम मूल्य में हम लोग जो है ज्वाइन बटन आप हमारा जो है वीडियो के नीचे देख सकते हैं। क्लासेस अवेलेबल हैं, आप वहां जाकर के चेक कर सकते हैं और हमारे मेंबर बन सकते हैं। तो जो स्टूडेंट्स जो भी अपना मतलब मनपसंद सब्जेक्ट्स के क्लास लेना चाहते हैं, आप मेंबर बन करके हमारे जो है मेंबर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। उनके लिए हमारी क्लासेस चल रही हैं, आप चेक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ज्वाइन बटन तो चलिए शुरू करते हैं प्रथम प्रतिश्रुति का 34वां अध्याय। अब तक हमने देखा कि सत्य निताई को अलग रहने पर मजबूर कर देती है, क्योंकि उन्होंने अपने गुरु का अपमान किया था। सत्य तथा गुरु को लेकर के कुछ अभद्र भाषा बोली थी, जिसके कारण सत्य निताई को अलग बासा लेने के लिए कह देती है। उसके बाद वह अपना पुराना बासा भी बदल लेते हैं और नए बासा में आ जाते हैं, नए रहने की जगह पर आ जाते हैं। जिस जगह पर आते हैं वहाँ पर की जो मकान मालकिन होती है, वह ब्राह्मणों की बहुत श्रद्धा करती है और उन्हें बहुत ही दान देती है, जो दान स्वीकार करना सत्य की स्वभाव के खिलाफ है। अब आगे, लोगों के लिए जो प्रार्थना का है और तुम्हारे लिए उसी में मुसीबत। और लोगों को जिसमें डर होता है उसमें तुम्हें आनंद, यही तो सदा देखता आया हूँ। तुम्हें किस विधाता ने बनाया है, यही सोचता हूँ। नव कुमार अक्सर ऐसा ही कहते। बीच बीच में पोंचू की माँ कहती, बड़े घर की घरनी सदा करती रहती है, हारी सभी तो मुझसे मिलने आती हैं, 7 नंबर डेरे वाली तो एक दिन भी नहीं आती। मैंने कहा, रानी जी, डेरे वाली तो निरी बच्ची बहू है, सो जो कहिए, एक बार आपको जाना चाहिए, सभी प्रजा जब जाती है। सत्य दब से जल उठी, बोली, मगर मैं तो उनकी प्रजा नहीं हूँ, किराया देती हूँ, रहती हूँ। बात एक ही है, पोंचू की माँ बोली। लगान दो तो रैयत, किराया दो तो किराएदार। रानी जी का भाव जरा गुसाया गुसाया सा लगा। इसी से कहती हूँ, बड़े आदमी हैं, रात दिन खुशामद मिलती है, इसी से अहंकार है। सोचती हूँ 7 नंबर वाली खुशामद में क्यों नहीं आई, इसी दिन जाने से यह गुस्सा जाता रहेगा। फुर्सत कहाँ है? हाय राम, पोंचू की माँ को आश्चर्य से देखने की जगह नहीं रही। इस गली के इस पार उस पार इतनी दूर जाने का समय नहीं, तो फिर कहूँ आपको भी कम अहंकार नहीं है दीदी जी? तो समझ गई ना? सत्य हंस पड़ी। समझ गई, समझ ही हुए, मगर आपके भले के लिए ही कहती हूँ। पानी में जब रहना है, मगर से मिलकर रहना ही ठीक है। यह खुशामद बरामद मुझसे नहीं होने का। मगर की चपेट सहनी पड़े तो कबूल। आह, चपेट की बात नहीं, आप ब्राह्मण हैं, दुनिया में श्रेष्ठ। आपकी इज्जत के आगे पैसे की इज्जत। लेकिन यह कलयुग है, कलयुग में पैसा ही मोक्ष है। नहीं तो भला 11 नंबर वाली चक्रवर्ती घरनी इस तरह से दत्त पत्नी के पांव तेल लगाती? खैर छोड़ो पोंचू की माँ, बड़े आदमी के यहाँ जाना मुझसे ना होगा, यहाँ से डेरा डंडा उठाना पड़े सो भी। पोंचू की माँ यूं औरत भली है, लाग डांट में नहीं रहती और शायद सत्य की इस तेजी से दबी रहती है, इसलिए उसने बड़े घर की मालकिन से यह सब कहा सुना नहीं। काम चाहे नौकरानी का करे, पोंचू की माँ है लेकिन माली की लड़की। उसकी बहन बेटी ही वहाँ फूल दिया करती है, उसकी वहाँ बड़ी कदर है। इसी नाते पोंचू की माँ वहाँ आती जाती है और मालकिन की महफिल भी तो मालिन तातीनों से ही जमी रहती है। इसी से वह सोचती है किसी दिन सत्य के जाने से शायद मालकिन का मन प्रसन्न हो, और जाने में हर्जा भी क्या है। परंतु सत्य परवाह नहीं करती, बोली, बड़ों का चौखट नहीं पार होना चाहिए। बाप रे, लेकिन सत्य को चौखट एक दिन पार करना ही पड़ा। मकान मालिन की रसोईदारिन और खास दाई आई। मालिक के नाती के अन्नप्राशन का न्योता कर गई। कांसे की नई रिकाबी में 4 जोड़ा संदेश और पीतल के नए लोटे में कोई सेर भर तेल बरामदे पर रखकर बोली, नाती के मुंह में प्रसाद पड़ने का न्योता, सबका न्योता, घर में चूल्हा न जले। सत्य ने पूछा, अन्नप्राशन कब है? यही परसों। सत्य ने और भी अवाक होकर कहा, उस दिन तो छुट्टी का दिन नहीं है। बाबू को 10 बजे दफ्तर जाना पड़ेगा, चूल्हा जलाए बिना काम कैसे चलेगा? उतना सवेरे तो भोज घर में खाना नहीं मिलेगा। रसोईदारी ने खरी आवाज में कहा, सो नहीं जानती, टोले के किसी घर से धुआं उठते देखे तो मालकिन खैर नहीं रहने देगी। तो फिर बाबू को उस दिन बासी भात खाना पड़ेगा। रसोईदारी तो गाल पर हाथ रखकर अवाक।
हाय मेरी माँ, कैसी गजब की औरत है। रानी जी ने ठीक ही कहा, औरों के यहाँ तो सिर्फ नौकरानी के ही जाने से काम चल जाता, लेकिन भामन दीदी 7 नंबर के पास तुम जाओ, बड़ी मिजाज वाली है, क्या पता शूद्र के मुंह का न्योता न माने। तुम्हारी रानी माँ तो बड़ी गुणवंती है, बिना देखे ही आदमी को पहचान लेती हैं। रसोईदारिन शायद कहने का नहीं मतलब समझ सकी, बोली इसमें भी कोई शक है, जाने पर ही मालूम होगा। दयादान क्या कहना, वैसा ही रूप, जगतधारती प्रतिमा ही हो मानो। सत्य बोली जरा रुक जाओ, लोटा रिकाबी लेती ही जाओ। यह सुनकर रसोईदारिन और नौकरानी दोनों हंस पड़ी। हाय राम, वापस क्या ले जाएंगी, ये तो बांटने के लिए है। एक ही आकार के ऐसे करीब 1,000 इसलिए बनवाए गए हैं, लगता है ऐसा कभी नहीं देखा है। सत्य ने दोहराया नहीं, लोटा रिकाबी उठाकर रख ली। वह हंसी और उसे छुरी सी चुभ रही थी। देखा कैसे नहीं, रामकली चटर्जी की बेटी सत्यवती ने बहुत कुछ देखा है, लेकिन यह कब और कैसे बांटा जाता है नहीं जानती थी। सोचा आफत है, 5 रुपए में ऐसा खासा डेरा मिला तो चोटे की है चिकूटी। अब उसके यहाँ गए बिना नहीं चलेगा। न्योता जो है, रास्ता गाड़ी पालकी से जाने का नहीं, मगर ऐसे कामों में पालकी से जाने का ही रिवाज है। पुंचू की माँ ने कहा, ये कोई कई बर्तन धो दबाकर मैं कपड़ा बदल आती हूँ, इतने में आप तैयार हो ले, मुन्नों को भी तैयार कर दें। अरे मुन्ने तो अभी स्कूल जा रहे हैं। हाय राम, न्योता खाने ना जाएंगे स्कूल से गैर हाजिर होकर। पुंचू की माँ अवाक, एक दिन स्कूल ना जाने में प्रलय ना आ जाएगा। टोले का कोई भी लड़का आज स्कूल नहीं जाएगा। 20 दिन से दिन दिन गिन रहे हैं, सब बड़े घर का न्योता है। जाने कितनी चीज़ें बन रही हैं, रोज रोज वे चीज़ें आंखों देखना भी नसीब नहीं होता। सत्य ने जरा रूखे स्वर में कहा, जब रोज रोज देखना नसीब नहीं होता तो एक दिन देखने से कौन सा राजपाट मिल जाएगा। तू घर से हुआ, मैं अकेली ही जाऊंगी। आपकी मति गति जानने से तो रही, मैं कहती हूँ बच्चे नहीं जाएंगे तो इतने लोगों का छन्ना भी तो जाता रहेगा। वे स्कूल से आकर भी तो जा सकते हैं, वहाँ तो सांझ सांझ तक खान पान चलता रहेगा। अरे बाबा, थमेगी भी तू। पान वाले डब्बे को कोट की जेब में भरते हुए नवकुमार ने कहा, बच्चों को ले ही जाती। क्यों क्यों, क्या नहीं होता है। नहीं, बड़ों के यहाँ जाना ही जाना है, ठीक है। बच्चों की बुद्धि वहाँ इतनी शान शौकत देखकर अपने को तुझ समझना सीखेगा। तुम्हारी बातें अजीब हैं, जाने खोपड़ी में कैसे आती हैं। खैर, जाते समय 1 रुपया साथ ले जाना, आशीर्वाद तो देना होगा ना। सत्य की जुड़ी भौएं नाच उठी। 1 रुपया, धत, इतने दिनों से कपड़े मिठाई की भेंट मिलती रही, एक बार उसका बदला चुकाने का मौका मिल रहा है तो 1 रुपये से क्यों। तो क्या दोगी, गिन्नियों की माला। नव कुमार ने मजाक, गिन्नी की माला नहीं, यह दूंगी। सत्य ने बक्स खोलकर एक चीज निकाली, मुट्ठी बंद करके बोली, बताओ तो क्या है। अरे बाबा, जंतर मंतर नहीं जानता, दफ्तर का वक्त हो रहा है, दिखाना हो तो दिखाओ। सत्य ने मुट्ठी खोली, सोना दमक उठा, सोने का हार, 5 1 भरी से कम का नहीं। नवकुमार हंसा, जी से दे सकोगी। बेशक, मेरा जी इतना छोटा नहीं है, पागलपन मत करो। पागलपन नहीं है, सचमुच ही दूंगी। इतना बड़ा हार दे दोगी। धनी से होड़ की साथ, होड़ नहीं, इज्जत बचाना, हमें प्रजा कहते हैं। उनके सामने तुम्हारी इज्जत, वे तो लखपति हैं, है तो मेरा क्या। नव कुमार समझ गया यह मजाक नहीं सत्य है, खफा होता बोला, अक्ल मारी नहीं गई तुम्हारी, जो कोई ऐसा काम नहीं करता। जहाँ 1 रुपये से काम चल जाता वहाँ इतना बड़ा सोने का हार, यह कम घोर पागल करता है। और सोना दाना गंवाने का तुम्हारा अधिकार ही क्या है। माँ को पता चले तो जिंदा न छोड़ेंगी। सत्य ने कहा, यह तुम्हारी माँ का नहीं है। नहीं है मतलब, तुम्हारे पिता ने जब सलंकारा कन्यादान किया, यह गहना मेरे ब्याह के समय का नहीं है। तुम्हारी माँ ने वह सब दिया भी नहीं। इस बार जब नित्यानंदपुर गई थी तो फुआ दादी ने छोटे मुन्ना के नाम से दिया था। दिया है तो क्या लुटाना होगा। ना ना, यह ख्याल छोड़ो। फिर तो मैं नहीं जाऊंगी। नहीं जाऊंगी, वाह रे, यदि तुम्हें उन्हें होड़ ही लेनी है तो फिर अपने लिए ही हीरा मोती बनारसी साड़ी का इंतजाम करो। सत्य ने कहा, भामन की बेटी हूँ, शंख की चूड़ियाँ और लाल कोर की साड़ी ही बहुत है। आखिरकार पहुंचू की माँ के साथ वह उसी बाने में जाकर हाजिर हुई। कांसे की एक नई रिकाबी में वह हार रखा, हाथ में थोड़ी सी धान धूप रख ली। देखकर पुंचू की माँ भी हैरान, बोली, बड़े बड़े कुटुंबों की ओर से भी 1 2 रुपया ही आता है, और आप जैसी पड़ोसिन प्रजा के यहाँ से बहुत जोड़ तो 4 आना 8 आना, 1 रुपया हुआ तो बहुत हुआ। और आप, अच्छा अब चल चल। बच्चा कहाँ है, सत्य ने एक से पूछा। दासी थी शायद, क्योंकि पुंचू की माँ छट आगे बढ़कर भरमुंह हंसती बोली, अरे सुगधा की फुआ ले आई अपनी मालकिन को, 7 नंबर घर। ओ ये है, वह बहू की इशारे से बोली, उधर वाले दलान में ले जाकर बिठाओ। बैठेंगी, पहले मुन्ने को आशीर्वाद। इतनी देर में सुगधा की फुआ की नज़र हार पर पड़ी, बोली,
तो ऊपर तल्ले में ले जाओ, मुन्ना मोक्षदा के पास है। मोक्षदा इस घर की नौकरानी है, मालकिन के बाद दर्जा उसी का है। घर की बहू बेटियां तक उससे डरती हैं। दूसरी दाई नौकरानियों के तो वह स्याह सफ़ेद की मालकिन। बच्चा उसी के जिम्मे है, क्योंकि आज बच्चे का सर्वांग गहनों से लदा है। घुटा सिर, सारे बदन पर गहने, सलमा चुमकी का काम वाला मखमल का कपड़ा। लड़का जोर जोर से रो रहा था। ऊपर वाली थाली सामने रखे मोक्षता बच्चे को गोद में दबाए काली भैंस सी बैठी थी। पोंचू की माँ को सत्य के साथ देखकर उसट गले से बोली, यही है तेरी मालकिन? खैर, चरणों की धूल पड़ी आखिर। सत्य की भुएं सिकुड़ गई। फिर भी उसने धूप दान बच्चे के माथे पर देकर हार वाली रिकाबी सामने रख दी। उस थाली के पास जितने रुपए से अठन्नी और चवन्नी की संख्या ज्यादा थी। मोक्षदा की भवें सिकुड़ गई। यह क्या है रे पंचा की माँ? पंचा की माँ बोली, मुन्ने के आशीर्वाद है रे मोक्षदा। मालकिन ने कहा है बड़ों की बात ठहरी, 1 रुपया लेकर जाऊं समंदर में बूंद, इसीलिए। नाहक क्यों बकबक कर रही है? सत्यवती ने धीमे से डांटा। मोक्षदा ने एक बार सत्यवती को एड़ी चोटी देखा, फिर हार को हाथ में लेकर घुमा फिरा कर देखा। उसके बाद सूखे गले से कहा, 7 नंबर वाली, आप अपना हार उठा ले जाइए। इस घर के बच्चे गिलट का गहना नहीं पहनते। गिलट का गहना? पंचू की माँ का कलेजा बैठ गया। अब तक इस नासमझ छोकरी की बेवकूफ़ी पर वह मनी मन हंस रही थी। सोच रही थी, शहर के बड़े आदमियों को कभी देखा ही नहीं, इसलिए भय त्रास से बेअंदाजी भेंट ले आई। खैर लाए, इससे बहन बेटी की मालकिन के सामने पोंचू की माँ का सिर ऊंचा होगा। लेकिन यह क्या? यह तो चेहरे पर कालिक पुत गई। छी छी, कैसी बेवकूफ़ी! दत्त परिवार के न्योते पर तू गिलट का गहना ले आई। वह प्राय हक्की बक्की सी ताकने लगी, किंतु तब तक सत्य ने जवाब दिया, बड़ा तीखा, तेज और मृदु। तुम लगता है यहाँ नई नई आई हो। नहीं, मैं नई आई हूँ। मोक्षदा आग सी गनगना उठी। हाय रे, मेरी कौन है रे? आप आज नहीं पधारी इसलिए मोक्षदा भी नहीं हो गई? इसी घर में काम करते करते मैंने सिर सफ़ेद किया है, ऐसा सवाल? सवाल तुमने ही कराया। इतने दिनों यहाँ काम कर रही हो, सोना नहीं पहचानती? मोक्षदा ने अपने स्याह चेहरे को और भी स्याह करके कहा, आपकी बात तो बड़ी तेज तर्रार है पोंचू की माँ। इन्हें रानी माँ के पास ले जा, लेकिन यह वहाँ जरा जरा जबान पर लगाम रखकर बात कीजिएगा। भले मानस की बेटी, यह कुछ दासी वासी का इजलास नहीं है। पोंचू की माँ जरा आगे बढ़कर फुसफुसाकर बोली, मोक्षदा का बड़ा रौब है दीदी, उससे जरा खुशामद से बात करनी होती है। देखती हूँ मेरी बहन बेटी कहाँ है, वह मिल जाए तो कलेजे में जरा जोर है। हम इतने बड़े महल की ऐसी सभी स्त्रियों के लिए फूल माला, जरी के फूल, पनी का चांद तरह सब कुछ वही देती है। अरे ओ शैल, कहाँ है रे? पोंचू की माँ टप से आगे बढ़ गई और सत्यवती दलान में एक पाई के पास खड़ी खड़ी घर की बाहर साज सज्जा खुशनुमा काम देखने लगी। छत कितनी ऊंची है! वह वहाँ रुकना है या भूलकर मनमाना ऊपर को उठ गई। उस छत में झूलते हुए बड़े बड़े झाड़ फानूस सत्य ने गिन लिया। दलान के 4 कोने में 4 और बीच बीच में 1, कुल मिलाकर 8। शुरू से अंत तक दालान सफ़ेद संगमरमर का, सिर्फ किनारे किनारे काले कोर। पाए के बीच हर खिलान के ऊपर सफ़ेद आकार के पिंजड़े, चिड़िया के लिए डंडे, तरह तरह की चिड़ियाँ। गजब, इतनी चिड़ियाँ किस लिए? चिड़ियों को पालकर क्या होता है? दालान के कोने कोने पत्थर की एक एक नंगी नारी मूर्ति। उधर देखकर सत्य ने झट आंखें फेर ली। बाप रे, बिल्कुल जीती जाती सी लगती है। फिर फिक्स ऐसी सोचा, शायद हो हाड़ मास की ही थी। हजारों लोगों की नज़रों के सामने ऐसे खड़े रहने की शर्म से पत्थर बन गई। बाहर से घर की इस खूबसूरती का अंदाजा नहीं लगता, अंदर आने पर हैरान रह जाना पड़ता है। छुटपन में अपने पिता से नवाब महल की बहुतेरी कहानियां सत्य ने सुनी हैं। उसके असीम कौतूहल भरे मन की अनगिनती सवालों के तीरों से परेशान होकर रामकली को विस्तार से बहुत कुछ सुनाना ही पड़ता था। दत्त की हवेली में आने पर सत्य को उन पुरानी कहानियों की याद आई। सुनी कहानियों पर मन और कल्पना का रंग चढ़ाकर अपनी धारणा की दुनिया में उसने ऐसी ही तस्वीर बना रखी थी। सोचा, उफ, यह तो बिल्कुल नवाबी शान है। चलिए चलिए, पोंचू की माँ हाफती हुई आई। इस समय भीड़ जरा कम है। सत्य ने धीमे से पूछा, घर में इतना बड़ा आयोजन, लेकिन इतने बड़े दालान में लोग क्यों नहीं नजर आते? घर की स्त्रियां कहाँ हैं? हाय राम! पोंचू की माँ ने अचरज की चरम अभिव्यक्ति के साथ हाथ रखा। क्या हुआ, मूर्छित हो पड़ी? मूर्छित पड़ने जैसी बात है? यह कुछ आप में हमारे जैसे गरबा का घर है कि पोते के अन्नप्राशन में दादी जी कमर में फेटा बांधकर काम करती फिरेंगी? इस घर की स्त्रियां निचले तल्ले में उतरती भी हैं। नीचे तल्ले में नहीं उतरती? क्यों, पैरों में गठिया है? हंसिए मत।
निचले तल्ले में उतरने की उन्हें क्या पड़ी है। 12 गंडे दासी बांधनी नहीं लगी। फिर इन कितनी अबीरा विधवाएं यहाँ पलती हैं, वही कामकाज करती हैं। फिर सरकार तो है ही, हाँ बिल्कुल ही नहीं उतरती, सो नहीं। पर्व त्योहार में ठाकुर दलान तक आती हैं, उसके लिए महल के अंदर से अलग ही सीढ़ी है। इधर जो है ना, ये ना सदर है ना अंदर, दोनों के बीचों बीच लोग बाग इधर खास नहीं है। भीड़ देखनी हो तो जाकर अंदर के आंगन में देखिए, जिस पक्के के लंबे चूल्हा घर में पक चुक रहा है। नीचे मछली ने मछली बना रही है, भगवान जाने कितने मन मछली। हंसियां देखकर गश आ जाता है, घुमा फिराकर सब दिखा दूंगी। मैं शैल की मौसी हूँ, इसलिए मुझे कोई नहीं कहता, और बोलेंगी भी क्यों। मैं कहूँगी मेरी मालकिन है, गांव घर की है। ऐसा साहबी तौर तरीका शहरी रंग ढंग कभी ना ही देखा, इसलिए। दलान के इस पार उस पार होने से में बातें हो रही थी। 3 हिस्सा पार करके छोर पर सीढ़ी के करीब पहुंच भी चुकी थी कि अचानक खड़ी होकर सत्य ने दबे गले से कहा, पहुंच चुकी माँ? क्या हो गया? देख, बोलना जब नहीं जानती, हार से दिग की जब जानकारी नहीं है तो ज़्यादा बोला मत कर। हाय राम, बोलने में कब भूल हुई? वह अकल हो तब तो समझे कि खैर मैं कही देती हूँ। मेरे बारे में खामखा ज़्यादा बकबक मत करना। जिस काम के लिए आई है वही कर। बाप रे, मिजाज में आप भी राजा रजवाड़ों से कुछ कम नहीं। इनके घर द्वार, बैठक का ना बाबू का दबदबा। एक दिन शहर कलकत्ता में ऐसा था कि सुना है खास विलायती साहब तक देखने आते हैं, और आप क्या तो। हाँ मैं ऐसी हूँ। अरे बाप रे, यह कौन है? सत्य एकदम रुक गई। जरा आगे गौर किया तो धीमे से हंसकर बोली, जरा देखो मजा, कौन कहेगा कि वास्तविक सिपाही नहीं है। पंचू की माँ ने जरा गौरव का अनुभव किया। खैर घमंडी को समझ आई, माना कि अवाक हुई। सीढ़ी से ऊपर उठने की ऐन जगह पर कंधे पर बंदूक लिए जो सिपाही वीर ढंग से खड़ता, उसे देखकर पहले दिन पोंचू की माँ भी गड़बड़ाकर 10 कदम पीछे हटाई थी और नाम जपने लगी थी। यह देखकर शैल की हंसी मत पूछो। पोंचू की माँ को वही हंसी हंसने को जी चाह रहा था, लेकिन औरत यह बड़ी बदमिजाज है, इसी से हिम्मत नहीं पड़ी। सिर्फ मुस्कुराकर बोली, देख लीजिए, जितना देखेंगी उतनी ही हैरान रह जाएंगी। इनके एक कुटुंब के यहाँ सौगात लेकर गई थी, कहूँ तो यकीन नहीं करेंगी। उनके बगीचे में फुआरे के पास ऐसी एक औरत खड़ी है कि देखकर शर्म के मारे जीभ काटकर भाग जाना पड़ता है। मैं तो बोल भी पड़ी, ऐसे बड़े आदमी के यहाँ बेवस्त्र होकर नहाने क्यों आई है? सफ़ेद संगमरमर की बनी थी। मैंने समझा मेम बाई जी होंगी। सो मेरी बात सुनकर हंसते हंसते एक दाई के हाथ से मिठाई की टोकरी ही छूट गई। मिठाइयाँ सड़क पर लुढ़कने लगीं। सत्य ने लेकिन हंसी के इस नाटक में हिस्सा नहीं लिया। जरा सख्त गले से कहा, वैसी मूर्तियों की यहाँ भी तो कमी नहीं देख रही हूँ। मुझे भी तो शर्म से जीभ काटनी पड़ी। यही शहर के बड़े लोगों के घर की बाहर है, इनकी रुचि की बलिहारी। पैसे हैं, देवी देवता की मूर्ति बनवा कर लगाई है? नहीं, यह है असभ्यता। बाप बेटा, माँ बेटी के साथ इधर से जाना आना नहीं पड़ता? शर्म नहीं लगती? पोंचू की माँ सत्यवती के निर्बोध नीति ज्ञान पर परितृप्ति की हंसी हंसकर बोली, आखिर यह सब कुछ 200 लोगों को किया तो नहीं है? यह सब खास विलायत के साहब कारीगरों की बनाई हुई है। इसकी कदर ही कुछ और है। अच्छा, खैर कदर के नमूने तो खूब देख लिए। अब चल तो न्योता पुरकर घर पहुंचे, जान बचे। सीढ़ी पर चढ़ते चढ़ते पोंचू की माँ ने फिस फिस करके कहा, कहने से आप सुनेंगी तो नहीं, फिर भी अपना फर्ज अदा करूं। आप लाख ब्राह्मण की बेटी हैं, पर मालकिन को जरा आदर मान दीजिएगा। उन्हें तो जुड़े हाथी देखने की आदत है, इसका व्यतिक्रम देखकर नाराज हो जाएंगे। सत्य ठिठक गई, वैसे ही तीखे गले से कहा, जरा दिखा ही दे, जुड़े हाथ कैसे करने होंगे, या कि गले में आंचल डालूं? धन्य है पैसे की महिमा। अरे मैं पूछती हूँ, इतना जो इन लोगों को स्रोत पड़ती है, तेरी हालत कब सुधरेगी? बर्तन मलकर जो पेट पालती है, हाय भगवान के सामने जोड़कर आदमी जैसे आदमी को जोड़ा कर पैसे के सामने क्यों मरने जाती है? सत्य बुद्धिमती है, फिर भी सत्य निरी ना समझ है। उसने जिस मरने की बात कही, वह मरना क्या सिर्फ पोंचे की माँ का है? वैसा मरने कौन नहीं जाता? उस मरण सागर में कौन नहीं डूबना चाहता? नहीं तो चक्रवर्ती की बीवी दत्तधरनी के पैरों हरदम तेल लगाती। सीढ़ियां चढ़कर सत्य जब मालकिन के दरवाजे पर पहुंची तो चक्रवर्ती की पत्नी विनीत विनय से चेहरे पर हाथ जोड़ने की भंगिमा निखार कर कह रही थी, वही तो कह रही हूँ रानी जी, आप जैसी ऊंची निगाह कितनों की है। सत्य के आकर खड़ी होते ही बाधा पड़ी। अंदर जो भी था सबकी नज़र उस पर पड़ी। मुसाहिब का स्त्रीलिंग क्या होता है पता नहीं, यदि कुछ होता तो दत्त पत्नी की ये सब वही है। वही सवेरे से, यानी जब से दत्त पत्नी सभा लगाए बैठी हैं, तब से ये सब उन्हें घेरे बैठी हैं और चाटुकारिता की होड़ लगाए हैं। काम काज के दिन दत्त पत्नी ऐसे ही जमकर बैठती है, या दूसरे बड़े लोगों की पत्नियां भी बैठती हैं चाटुकारों से घिरी घिराई।
जो आम तीताएं आती हैं भोजन के पत्तल पर बैठने से पहले एक एक दो दो करके आकर भेंट कर जाती हैं। ये आदमी पहचान कर वजन के मुताबिक बात करती हैं। यहाँ भी आज वही पर्व चल रहा था। सत्य ने सारे दृश्य पर एक बार नजर फेर ली। देखा, बड़ा सा चौकोर कमरा, सतह शतरंज के खानों सी, सादे काले चौकोर पत्थरों की, समूची दीवार पर कालापन लिए हुए एक हरा रंग, नीचे से 3 हाथ ऊंचाई पर एक पचरंगा नक्शा, छत से झूलते झाड़ फानूस, खिड़की दरवाजे बेहद चौड़े और ऊंचे, उनमें खड़खड़ी वाले पड़ले, नीचे फीके नीले रंग की कांच, दीवार के किनारे किनारे अलमारी, मेज, स्टैंड वाला विशाल आईना, खड़े आकार की घड़ी, अलमारी के सामने मेज पर दीवार के ब्रैकेट में तरह तरह के खिलौने, टाइम पीस, फूलदान, ऊंचाई पर दीवार में तैलचित्र। इतना बड़ा कमरा तमाम चीज़ों से भरा। कमरे में ठीक बीच में एक पलंग, पलंग की गद्दी प्राय 1 हाथ मोटी, धप से धुली एक साफ चद्दर गद्दी के नीचे डालकर तनी हुई सी बिछाई। उसी पलंग पर चारों तरफ तकिया डाले घर की बड़ी मालकिन सफ़ेद हाथी जैसा शरीर लिए बैठी थी।